गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम अपने 5th इकाई का नया चैप्टर लेकर आए हैं, मूवमेंट्स ऑफ ओशनिक वाटर वेव्स करंट्स का पार्ट फर्स्ट। महासागरीय जल की गति, लहरें या तरंगे व धाराएं का पार्ट प्रथम हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें विश्व के मानचित्र पर विभिन्न धाराएं प्रवाहित होती दिख रही हैं। जो नीले रंग से हैं वो ठंडी धाराएं हैं और जो लाल रंग से चलती दिख रही हैं वो आपकी उष्ण या गर्म धाराएं हैं। इसके अंदर देखने को हमें मिल रही है। सागर का जल कभी स्थिर नहीं रहता है, अनेक कारणों से इसमें गति या संचलन होता रहता है। सागर जल में 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं: तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा। आज के और आने वाले हम व्याख्यान में लहरें और तरंगे और धाराओं के बारे में बात करेंगे। ज्वार भाटा हम अपने नए टॉपिक जो लेकर उसकी व्याख्यान करेंगे। तो ये जो पहला भाग हम कर रहे हैं, इस प्रकार से हम 3-4 भाग इसके पढ़ेंगे। पहले लहरें या तरंगे। वायु की प्रवाह गति से सागरीय जल में तरंगे उत्पन्न होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जल आगे बढ़ रहा है, किंतु वास्तव में तरंग द्वारा जल का स्थानांतरण नहीं होता है। प्रयोग के तौर पर यदि इसमें एक कॉर्क का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह वहीं पर ऊंचा नीचा होता रहेगा। इस प्रकार वायु के घर्षण से सागर तल पर तरंग उत्पन्न होती है, जिससे जल ऊपर नीचे होता रहता है। इसे लहरों का दोलन कहते हैं या ऑसिलेशन। यह कहा जा सकता है कि तरंगे सागरीय जल की सतह के समानांतर नहीं होती हैं, वरन उनका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचा हो जाता है। तरंग की आकृति सामान्यतः चक्रीय होती है, जिसका शीर्ष नुकीला होता है एवं गर्त गोलाई लिए होता है। इस प्रकार प्रत्येक तरंग के 2 भाग होते हैं। तरंग का सर्वाधिक ऊंचा उठा भाग श्रृंग या शीर्ष तथा सबसे नीचा भाग गर्त या द्रोणी कहलाता है। 2 शीर्षों के बीच अथवा 2 गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी तरंग की लंबाई कहलाती है। ऊपर जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं, दोनों जो पास के ऊंचे उठे भाग हैं, इनके जो बीच में से अगर हम दूरी नापें तो ये इसकी वेवलेंथ या इसकी लंबाई कहलाती है। तरंग के आगे बढ़ने की गति को तरंग वेग कहते हैं। तरंगों की लंबाई, ऊंचाई और तीव्रता पवन के वेग पर निर्भर करती है। 2 क्रमबद्ध शीर्ष अथवा गर्त के गुजरने के समय को तरंग की अवधि कहते हैं। प्राय यह माना जाता है कि तरंग की लंबाई का 1/3 भाग इसकी औसत ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। कणों की गति के अनुसार तरंगे 2 प्रकार की होती हैं: अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें कण ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस प्रकार कण वृत्ताकार रूप में गतिशील होते हैं। इस तरंग में जल की गति अग्रभाग में नीचे की ओर, शीर्ष पर ऊपर की ओर, द्रोणी में पीछे की ओर तथा पृष्ठ भाग में नीचे की ओर होती है। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऊंचे उठे हुए भाग, जिसको हम क्रेस्ट या नीचे जो भाग है उसको हम ट्रफ कहते हैं। और इसके अंदर जो गति है वो आप तीर के हिसाब से देख रहे हैं कि किस तरीके से लहर या तरंग आगे की तरफ में बढ़ रही है और इसमें जो कण होते हैं वो ऊपर नीचे इसमें सरकते रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, कॉर्क को अगर पानी में डालेंगे तो कॉर्क उसी स्थान पर ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है। दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंगे। इसमें कण एक ही सीध में विस्थापित होते हैं और जल एक ही दिशा में गतिशील होता है। जैसे जैसे तरंगे तट की ओर अग्रसर होती हैं, वैसे वैसे सागर जल की गहराई कम होती जाती है और तरंग का निचला भाग तली से रगड़ खाना प्रारंभ कर देता है। अतः तरंग की लंबाई उसके शीर्ष की ऊंचाई के अनुपात में कम हो जाती है। उनकी चाल धीमी हो जाती है, जिससे उनका शीर्ष मुड़ जाता है। ऐसी तरंगे जब किनारे पर पहुंचती हैं
तो उनका मुड़ा हुआ शीर्ष तट से टकराकर टूट जाता है। तटों पर इन टूटी हुई तरंगों को फेनल तरंग या सर्फ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अब तरंग आगे नहीं बढ़ती है, किंतु जल ही तट की ओर बढ़ता है। तट की ओर बढ़ते हुए जल का उद्घावन या हिलोहन स्वैश कहते हैं। जब यह जल तट से टकराकर वापस सागर की ओर लौटता है, उसे जल का प्रतिधावन या पुनः गमन बैकवॉश कहते हैं। तरंगों का वितरण। विभिन्न महासागरों में तरंगों या लहरों की गति, लंबाई, अवधि आदि विशेषताओं में क्षेत्रीय भिन्नताएं मिलती हैं। महासागरों के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी तरंगें 133 मीटर अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में पछुआ पवनों के क्षेत्र में मिलती हैं। इनकी अवधि भी सर्वाधिक 9.5 सेकंड होती है। सर्वाधिक वेग वाली तरंगें हिंद महासागर में पछुआ पवनों के क्षेत्र में मिलती हैं और इनकी गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। हिंद महासागर में तरंगों की लंबाई भी पर्याप्त होती है। पवनों का प्रभाव तट से दूर अधिक होता है, अतः तट के निकट तरंगों की ऊंचाई कम तथा तट से दूर अधिक होती है। तूफानी दशाओं में तरंगों की ऊंचाई लगभग 40 मीटर तक अंकित की गई है। धाराएं। जिस प्रकार धरातल पर सरिता बहती है, उसी प्रकार महासागर में जल धाराएं चला करती हैं। इसमें सागर का जल एक निश्चित दिशा में नदी के समान प्रवाहित होता है। तरंगों या लहरों में जल कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता है, जबकि धाराओं में मंद गति से जल का प्रवाह आगे की ओर होता है। धाराओं में जल केवल सतह पर ही नहीं अपितु गहराई में भी चलता है। मॉन्कहाउस के शब्दों में समुद्री सतह की विशाल जलराशि के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की गति, विस्तार, सीमा, दिशा आदि में अंतर हो जाने पर इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस आधार पर धाराओं के निम्न रूप देखे जाते हैं। प्रवाह या ड्रिफ्ट। जब समुद्र की सतह का जल पवन की दिशा व गति से प्रभावित होकर मंद गति से आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। समुद्र जल की यह गति अदृश्य होती है। इसमें केवल ऊपरी जल ही गतिशील होता है। प्राय इसकी गति 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। इसकी उत्पत्ति जल के घनत्व, लवणता, तापमान व दाब की भिन्नता के कारण होती है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह इसका उदाहरण है। दूसरा, धारा या करंट। समुद्र में निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जल राशि को धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। धाराओं का वेग 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका उदाहरण क्यूरोसिवो धारा है। विशाल धारा या स्ट्रीम। समुद्र में जल की प्रवाह गति जब नदी की भांति बहुत ही सुनिश्चित सीमा में तथा अत्यधिक वेग से होती है तो उसे विशाल धारा या स्ट्रीम कहते हैं। इसका वेग प्रवाह तथा धारा से अधिक होता है। इनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सर्कन या क्रीप। यह समुद्र जल के भीतर की गति है जो अदृश्य होती है। जल ठंडा होने पर सिकुड़ता है और घनत्व बढ़ता है। ठंडे और भारी जल के नीचे बैठने के कारण यह गति उत्पन्न होती है। ध्रुवीय भागों से बड़ी मात्रा में ठंडा जल समुद्र की तली के साथ साथ सर्कन के रूप में विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। इनकी उत्पत्ति व दिशा को प्रभावित करने वाले निम्न कारण हैं। तापमान में भिन्नता। समुद्र की सतह पर तापमान में भिन्नता से सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप में कमी के कारण सागर का जल सिकुड़ता है और नीचे बैठने लगता है। इसकी पूर्ति के लिए विषुवत रेखीय सागरों से उष्ण और हल्का जल सागरीय सतह पर बहकर ध्रुवों की ओर चलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा और भारी जल सागर की तली में होकर विषुवत रेखा की ओर बहता है। इस प्रकार तापमान की भिन्नता से सागरीय जल में गति उत्पन्न होती है। लवणता में भिन्नता। सागरीय जल की लवणता में भिन्नता के कारण घनत्व में अंतर आ जाता है। अधिक खारे जल का घनत्व अधिक होने के कारण वह नीचे बैठता है। अतः
कम लवणता वाला सागरीय जल अधिक लवणता वाले और घनत्व वाले जल का स्थान लेने के लिए प्रवाहित होता है और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर का जल अंध महासागर की तुलना में अधिक लवण युक्त है। इसी कारण जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से होकर अंध महासागर का जल निरंतर भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार सागरीय जल के एक दूसरे में निरंतर आने जाने से सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। सागरों में वर्षा और वाष्पीकरण। जिन महासागरों में सूर्यातप की अधिकता के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और जल की आपूर्ति कम होती है, उनका जल स्तर कम हो जाता है। इस कमी की पूर्ति के लिए निकट के उन महासागरों से जल की आपूर्ति होती है जहां या तो वाष्पीकरण कम होता है अथवा वाष्पीकरण की अपेक्षा जल की आपूर्ति अधिक होने से जल स्तर ऊंचा होता है। इस प्रकार धाराओं का जन्म होता है। भूमध्य सागर में अधिक वाष्पीकरण और कम वर्षा के कारण जल का स्तर निम्न होने से निरंतर अंध महासागर से जल की धारा भूमध्य सागर में बहती है। चौथा है स्थायी पवनों का प्रभाव। धरातल पर चलने वाली स्थायी पवनें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धाराओं को उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। विश्व की अधिकांश धाराएं स्थायी पवनों का ही अनुसरण करती हैं। हिंद महासागर में चलने वाली सागरीय धाराएं प्रति 4 माह पश्चात मानसून पवनों की दिशा के अनुरूप अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। उष्ण कटिबंध में सनातन पवनें महासागरों में पश्चिम की ओर चलने वाली धाराएं उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें सागरीय जल को पूर्व की ओर प्रवाहित कर धाराएं उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के कारण महासागरीय धाराओं के क्षेत्र अथवा दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है गर्मी के में, तब सागरीय धाराओं का प्रवाह क्षेत्र कुछ उत्तर की ओर, तथा जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब शीत ऋतु के अंदर धाराओं का प्रवाह क्षेत्र कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। मानसून पवनों की दिशा पर ऋतु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में इनकी दिशाएं बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। यही कारण है कि हिंद महासागर की धाराएं भी इन ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण और धाराएं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह परिभ्रमण धाराओं को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। फेरल के नियम के अनुसार परिभ्रमण के कारण धाराओं के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपने दाहिनी ओर या राइट की तरफ मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वे अपने बाई या लेफ्ट की ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। महासागरीय जल अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के केंद्र से दूर हटने का प्रयत्न करता है। विषुवत रेखा पर यह बल ध्रुवों की ओर अपेक्षा अधिक होता है, अतः विषुवत रेखीय सागरों का जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है। तट रेखा की आकृति। महाद्वीपों के तट सागरीय धाराओं के मार्ग को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं तथा कभी कभी सागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित साउरॉक अंतरीप से दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा टकराकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग उत्तर की ओर बहकर ट्रिनिडाड के पास उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाता है तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर पूर्वी ब्राजील तट के साथ साथ बहता है और ब्राजील धारा की उत्पत्ति होती है। समुद्री तली की आकृति। धाराओं की गति व प्रवाह की दिशा पर समुद्री तली की रचना का भी प्रभाव पड़ता है। मध्य अक्षांशों तथा उच्च अक्षांशों में तली का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। समुद्री कटकों या श्रेणियों को जब धाराएं पार करती हैं तो इनकी दिशा में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए, अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा फॉकलैंड द्वीप के निकट स्थित अंत सागरीय श्रेणी को पार करती है तो तली की आकृति के अनुसार इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और 9वां है वायुदाब। स्थल की भांति समुद्री सतह पर भी वायुदाब का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वायु के भार से समुद्र जल की सतह दबती है। कम वायुदाब वाले समुद्री क्षेत्र में जल की सतह ऊंची तथा अधिक वायुदाब वाली समुद्री भाग में सतह नीची होती है। फलस्वरूप
ऊंची सतह वाले क्षेत्रों से जल नीची सतह वाले भागों की ओर प्रवाहित होता है। वास्तव में धाराओं की उत्पत्ति व दिशा में परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं होता है, अपितु यह विभिन्न कारणों के मिले-जुले प्रभाव का ही परिणाम है। महासागरीय धाराएं उनके जल की प्रकृति या भौतिक गुणों के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। ठंडे जल की धाराएं। ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडे जल की धाराएं होती हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ठंडे सागरों में होती है। ये पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित होता है, इसलिए वहाँ का जो पानी है बहुत ठंडा होता है और तापमान के अंतर की वजह से इसकी जो मूवमेंट शुरू होता है, इसमें गति जो आती है, उससे ये ठंडे जल को विषुवत रेखा या उष्ण इलाकों की तरफ लेकर जाती हैं। दूसरी है गर्म जल की धाराएं। उष्ण कटिबंधीय महासागरों में सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होने से जल गर्म हो जाता है। यह गर्म जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है, अतः गर्म जल की धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो आज हम अपने इस व्याख्यान में महासागरीय जल की गति के विभिन्न कारक हमने जाने। तरंग क्या होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है, ये जाना हमने। फिर जो पानी में गति होती है, उस गति में किस तरीके से प्रवाह होता है, धाराएं बनती हैं और स्ट्रीम होती है, सरकना होता है, ये सब चीजें हमने आज इसमें जानी। फिर महासागरीय गति के जो कारण है या धाराओं के प्रवाह या गति के उत्पन्न होने के जो कारण है, वो हमने विस्तार से जाने। तो उसके साथ ही हमारा ये महासागरीय जल की गति जो पाठ प्रथम है वो पूर्ण होता है। शीघ्र ही हम पाठ दूसरे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।